नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, शोकाकुल में समास है। मतलब ये जो शब्द दिया है आपका शोकाकुल, इसमें हमें समास बताना है कि इसमें कौन सा समास है। शोकाकुल मतलब शोक से है जो आकुल, अर्थात यदि हम बात करें तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें क्या रखा है कि निम्न में भाववाच्य है। देखिए, एक वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मतलब जिसमें भाववाचक संज्ञा छिपी हुई होती है वो ही भाववाच्य होता है। देखिए, मोहन से बैठा नहीं जाता, मतलब उसकी फीलिंग समझो कैसी है नहीं। तो ये जो है आपका भाववाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। तो देखिए, परिमाणवाचक की यदि हम बात करें तो जिसमें मापने तोलने की बात की जाती है, किसी चीज की तुलना की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि हम बात करें तो देखिए, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं। ठीक है, यही आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें क्या कहा है कि निम्न में से दोहरा यानी युगल उद्धरण चिन्ह बताइए। ठीक है ना, दोहरा युगल उद्धरण चिन्ह की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है आपका उद्धरण चिन्ह है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें क्या कहा है, मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा है अकल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो देखिए, कहते ना, अरे मेरी तो अकल पर पत्थर पड़ गए भाई साहब, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो बुद्धि भ्रष्ट होना, ये आपका इसका अर्थ हो जाएगा मुहावरे का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 में कहा है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना। तो देखिए, जैसी जगह रहोगे वैसे ही तुम हो जाओगे, जिन लोगों में रहोगे वैसे हो जाएगा, अच्छों में रहोगे अच्छे, बुरे में रहोगे बुरे। मतलब संगति का असर कभी जाता नहीं है, अर्थात संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता भी लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पर। वीरों का कैसा हो बसंत पंक्ति में किस रस की सृष्टि है। तो देखिए, यदि हम बात करें तो यहाँ पर वीरों की बात चल रही है, तो वीर रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें कहा है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, तो भैया दोहे की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल 24 मात्राएं होती हैं दोहे में। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें कहा है कि तेरी बर्छी ने वर छीने हैं। बर्छी का मतलब होता है कटार या तलवार से, है नहीं। तेरी बर्छी ने वर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति दी है, तेरी बर्छी ने वर छीने हैं खलन के, इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की यदि मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें कहा है कि सॉरी, हिंदी की स ध्वनि है। ये जो स ध्वनि है ये कौन सी ध्वनि है, ये हमें बताना है। तो वो ये श, तालुए से जीभ लगती है ना, तो तालव्य ध्वनि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कहा है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, बताओ भी। देखो, अगर हम बात करें पुजारी की, तो पुजारी का स्त्रीलिंग हो जाएगा पुजारी। लेकिन ये जो बी ऑप्शन में दिया पुजाराइन, तो ये तो होगा नहीं। अब ये भी पुजारिन है, ए में, बी में भी पुजारिन है, डी में भी पुजारिन है, पर सही वाला पुजारिन जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। यही इसका अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है
कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए, याचिका जी मैंने याचिका डाल दी। मूर्खा ये तो है ही गलत लिखा हुआ। विदुषी महिला कहते हैं। और ये जो कर्ता है ना, कर्ता ने, ठीक है, कार्य करने वाला कर्ता होता है, ये ही आपका पुल्लिंग है। और ये ही आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। 13 में क्या कहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो दिशा का दिशाओं, दिशाएं या दिशाएं। तो दिशा शब्द के बहुवचन की यदि मैं बात करूं तो ये दिशाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसमें कहा है से, ये जो से है, विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? देखो, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए और कर्ण से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में पूछा है कोई आ रहा है। अब ये नहीं पता कौन आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? जब पता ही ना है तो अनिश्चित हो जाएगा। भाई आ रहा है पर कौन आ रहा है ये नहीं पता, कोई आ रहा है, तो ये कोई जो है अनिश्चित वाचक, ठीक है ना, सर्वनाम है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें कहा है कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यात्मक विशेषण है? अब देखिए, दोनों मैं और तुम यानी हम दोनों, और दोनों की यदि हम बात करें तो ये जो होगा भैया आपका समुदाय बोधक हो जाएगा। ठीक है ना, हम दोनों का समूह, यानी समुदाय बोधक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा? रामायण और महाभारत का समय, खाली जगह, हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, रामायण और महाभारत जो है ना, इनका समय बहुत टाइम पहले था, बहुत पहले था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अभी भी ये नए हैं क्योंकि प्रचलन में है। और क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो हमसे सीधा सीधा यही पूछा है कि ये खाली जगह में क्या आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रही है। अतीत नहीं आएगा, कालातीत, यानी इनका भी काल था, जो काल बीत गया है उसे कहते हैं कालातीत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में हमसे कह रखा प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो वो सीधा सीधा कह रहा है ना कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मतलब ये भविष्य काल है, और वो भी कौन सा, सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर वी क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द वे होते हैं जो अपने ही देश में उत्पन्न हुए हैं, आम भाषा में हमें प्रयोग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि मैं बात करूं तो धरती नहीं है, पेड़, हाँ पेड़ आपका देशज शब्द है। तो ये ही आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म चुनो। मतलब ये जो आपके चार ऑप्शन दिए हैं ना, इन चार ऑप्शन में से कोई एक सही है लिखा हुआ, और वही हमें पता लगाना। लोहकर, मतलब पहला शब्द तो तत्सम हो और दूसरा शब्द तद्भव हो। लोहकर लोहार गलत है, लक्ष्य लाख गलत है। देखिए, अर्घट, अर्घट तत्सम है और इसका तद्भव रूप है रहट, जो खेतों पर चलती थी कभी, जिससे पानी भरते थे। आपने गाना नहीं सुना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, सुनकर रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों की दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती
चलिए आगे क्या कहा हमसे, आगे कहा है कि निर्देश दिया है संख्या 21 से लेकर के 24 तक हमें क्या करना है। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुने। मतलब ये जो गद्यांश दिया है इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें उत्तर लगाना है। तो चलिए भाई पढ़ना शुरू करते हैं। शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घटित करता है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है। इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है और शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। शील युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है। इससे आशंका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती। इससे ऐसे सुखद वातावरण का सृजन होता है जिसमें सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती। देखो इसका पूछेगा हमसे आगे चलकर अर्थ, ये अंडरलाइन है ना, पूछेगा इसका बता देंगे, ठीक है। अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटे बड़े आदि सभी के लिए शीलयुक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है। शिक्षार्थी में यदि समान होता है। चलिए आगे और बढ़ा देता हूँ मैं। तो वह अपने शिक्षक से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। शीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः ही होने लगती है और साथ ही उसके व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है। इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच, शिक्षक गण और विद्यार्थियों के बीच तथा शासक और शासित के बीच मधुर और ले लो भी आगे और है भैया, संबंध स्थापित हो, प्रत्येक वर्ग की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इस गुण के माध्यम से छोटे से छोटा बड़े यानी व्यक्ति बड़ों की सहानुभूति निर्भर कर लेता है। शील कोई दुर्लभ और दैवी गुण नहीं है, इस गुण को अर्जित किया जा सकता है। पारिवारिक संसार इस गुण को विकसित और विस्तारित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। बहुत बड़ा पैसेज था भाई, चलिए कोई बात नहीं, लो जितना बड़ा आंसर भी उतने ही छोटे होंगे। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 21, गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या थी। तो भैया वो व्याख्या थी आपकी, जहाँ शील की प्रभुत्ता होती है वहां कोई कार्य बिगड़ने का पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शील के संबंध में गलत है। तो देखिए पढ़ के देख लो, ये वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 ये कह रहा है कि गद्यांश में कौन सा शब्द दुष्प्रभावित का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं, तो सुप्रभावित इसका उल्टा है, एक दूसरे के विलोम है। 24 में कह रखा है कि ख्याति शब्द का अर्थ क्या है, प्रसिद्ध, ठीक है ना, प्रसिद्धि। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, इसमें हमसे कहा है कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा, ये हमसे पूछा है, तो चारु इसका पर्यायवाची है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी की, ठीक है। अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन है, क्या कहा इसमें ये भी देख लीजिए। चलिए 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के खत्म हो गए, अब हम इंग्लिश के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, यानी कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य को पहचानना है। तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये कहा है प्लीज लुक एट माई सर्टिफिकेट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट वाक्य लिखा हुआ, बाकी कोई वाक्य करेक्ट नहीं है। यानी कृपया मेरे प्रमाण पत्र
देखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा है कि इन द सेंटेंस ही हैज बीन लिविंग इन द हाउस सिंस जनवरी पॉइंट आउट द टेंस, यानी कहने का मतलब ये है वह इस घर में काफी समय से रह रहा है, यानी जनवरी से रह रहा है। तो हमसे ये कह रहा है कि इस पॉइंट आउट द टेंस, यानी इस टेंस का हमें पॉइंट देखना है। कहने का मतलब ये है काल को इंगित इंगित करना, ठीक है ना, यानी कौन से काल का ये वाक्य है, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं अपना, यानी एक सेकेंड, हाँ टेंस पूछ दिया। तो देखिए ये जो होगा ना आपका, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हैज बीन किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आता है, और टाइम भी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 किसमें कहा कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग 100 ईयर्स, यानी जो 100 ईयर्स होते हैं, कहने का मतलब ये 100 साल। तो इसे क्या कहते हैं, 100 साल की यदि हम बात करें तो इसे कहते हैं शताब्दी यानी सेंचुरी, ठीक है ना, यानी 100 साल का टाइम हो जाता है तो वो एक सेंचुरी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 29 में कह रखा आइडेंटिफाई द सेंटेंस, यानी मे गॉड प्रोटेक्ट योर फैमिली, ठीक है, यानी भगवान आपके परिवार की रक्षा करे, और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 की यदि हम बात करें तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 30 में कह रखा है कि फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल प्रोनाउन, यानी खाली जगह में प्रोनाउन का यूज हमें करना है कि कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर भरा जाना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दैट इज वन ऑफ द गर्ल्स, यानी हु हैव स्टोलन एक्ट, ठीक है, यानी यहाँ पर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा क्वेश्चन नंबर 30 में, ठीक है ना, वह लड़कियों में से एक है जिसने अंडा चुराया है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 में क्या कहा है, इन द सेंटेंस द टीचर टॉट मी yesterday, the word yesterday is as used as a oblique and, इसमें कह रखा है कि अध्यापक ने पढ़ाया मुझे कल, ठीक है ना, कल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में रूप में किया गया है, यानी किसके रूप में किया गया है यहाँ पर, कल का, यानी यस्टरडे का ये जो यूज किया गया है वो किसके रूप में किया गया है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो एडवर्ब, ठीक है ना, एडवर्ब के रूप में इसका यूज किया गया है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। तो 32 में हमसे कह रखा कि पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज एन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी वह वाक्य बताइए जो भविष्य काल में है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ठीक है, सामान्य भविष्य काल में हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 की यदि हम बात करें तो पहला वाक्य हम देख लेते हैं, डू नॉट टेक इन द क्लास, ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बिल का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका फ्यूचर में ही किया जाता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। तो 33 में क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। इसमें क्या रखा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस द टीचर, यानी एक्टिव वॉइस में हमें बताना है क्या, द टीचर्स वर डिस्प्लेड एट द हिज रूड बिहेवियर, ठीक है, यानी ये कह रखा है क्वेश्चन नंबर 33 में कि शिक्षक उसके अपशिष्ट व्यवहार से नाखुश थे, ठीक है ना, तो इसका हमें क्या बताना है, एक्टिव वॉइस हमसे पूछिए क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो इसका जो पहला वाक्य दे रखा है यही राइट है और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार पढ़ के देख लीजिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए कलेक्टिव नाउन, यानी कौन सा शब्द ऐसा है जो कलेक्टिव नाउन है,
क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा है, यानी समूहवाचक संज्ञा के बारे में हमें बताना है। तो देखिए ये जो टीम दे रखा है ना, टीम तो बहुवचन होती ही है, यानी समूहवाचक संज्ञा होती है। यही हमसे पूछा था कि कौन सा कलेक्टिव नाउन का प्रकार है, यानी समूहवाचक संज्ञा। तो टीम जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे कह दिया है कि विस्मयादि बोधक कौन सा वाक्य है ये बताओ। ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी ये है, एक्सक्लेमेटरी। तो विस्मयादि बोधक वाक्य कौन सा होता है? देखो, जिसकी यदि हम बात करें एक्सक्लेमेटरी वाक्य की पहचानने की सीधी सीधी एक ट्रिक है। ये एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह ही बाद में ये जो लग रहा है ना ऐसा उल्टा आई, ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, खाली बताना था हमें। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कह रखा है, चूज द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन, यानी इसमें हमें टाइम इज मनी, ठीक है ना, टाइम इज मनी यानी समय ही धन है। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है हमें ये बताना है। तो भैया इसमें जो है कंक्यूर फिगर ऑफ स्पीच है, कंक्यूर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, टाइम एंड मनी, हाँ ये हो जाएगा, मेटाफोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। ठीक है भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। अभी मुझसे धोखे से लगाना था, इसके डी पर लग गया, इसके डी पर निशान। ठीक है, ये गलत है, मुझसे अभी लग गया था। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात कर रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं। चूज द वर्ड सिमिलर, यानी सिमिलर इन मीनिंग। कहने का मतलब यह क्वेश्चन नंबर इसमें 37 में हमसे पूछा है समान अर्थ वाला शब्द चुने। ठीक है ना, यानी चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग। तो ये जो दिया डिफेट, जो डिफेट है, डिफेट कही डिफेट, चलिए इसका अर्थ क्या होता है डिफेट का? डिफेट का अर्थ होता है हराना। तो इसका क्या हो जाएगा? समान अर्थ वाला शब्द चुने, ये हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 37 में। तो 37 की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। चलो सही लग गया निशान भी, है ना। 38 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी अपोजिट माने होता है विलोम शब्द बताना हमें इसका, किसका? यानी करेजियस का। ठीक है ना, कवरेजियस का हमें जो है विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं। तो ये जो करेजियस होता है ना, इसका अर्थ होता है साहसी। अब साहसी है कोई व्यक्ति, साहसी है, तो साहसी का विलोम क्या होगा ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो भैया इसका विलोम हो जाएगा कवार्डी, यानी कायर वाला या कायरता पूर्ण। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 और 40 दोनों को एक साथ देख लेते हैं। 39 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है लिखी हुई, वो हमें ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है ना, परमिशन, इसकी स्पेलिंग गलत है लिखी हुई, बाकी सबकी ठीक है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 में, इसमें कह रखा है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यानी एक्सपेक्टेड। ठीक है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे ये पूछा है कि उपसर्ग बताओ। अब उपसर्ग वो होता है जो वाक्य के शुरू में लगता है। एक्सपेक्टेड में यदि हम बात करें, इसका हिंदी अर्थ अपेक्षित होता, तो ई एक्स जो है, ठीक है ना, ये आपका प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग चुनिए। और क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो इसमें ये लग जाएगा अन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, 41 की तरफ। इसमें कहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या कह रखा, श्रुति वांटेड टू वर्क सो शी वेंट टू हर रूम। श्रुति को काम करना था इसलिए वह अपने कमरे में चली गई है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कंजक्शन। यानी ये जो सो दिया है ना, ये सो, ये कंजक्शन है। कंजक्शन वो होता है जो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। आगे कह दिया चूज द बेस्ट आंसर, यानी जो आंसर है सर्वोत्तम उत्तर उसे चुने, सर्वोत्तम उत्तर को चुने। ये कह रखा है व्हाट इज योर सिटी लाइक। ठीक है ना,
यानी आपका शहर कैसा, वाट माने कैसा, इज माने है योर सिटी आपका शहर, लाइक माने कैसा, कैसी कैसी के नहीं आता है, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इट्स स्मॉल बट नाइस, ठीक है। यानी जो हमारा शहर है वह छोटा है लेकिन अच्छा है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, इसमें कहा चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। टैक्स, ये जो टैक्स दिया है, टैक्स का हमें प्लूरल बताना है, यानी बहुवचन बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं, तो टैक्स का क्या हो जाएगा, टैक्सेज, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर, हिंदी अर्थ होता है इसका कर। 44 में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज द फाइंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी इसके हिंदी अर्थ की यदि हम बात करें, तो इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कि अंग्रेजी भाषा की संरचना में कौन सा संयोजक पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा सी, यानी पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जुड़ाव की बात कर दिया है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, इसमें कहा है 45 में हमसे चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, ठीक है। यानी हमसे कह रखा कहावत को पूरा करने के लिए सही वाक्यांश को चुने। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहा है, तो देखिए इसमें हो जाएगा, यानी गॉड हेल्प टूज हु हेल्प देमसेल्फ, ठीक है। तो इसके गॉड के साथ देम सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें, भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं, जो स्वयं की मदद करते हैं ना, भगवान भी उनकी मदद करते हैं। बहुत अच्छी लाइन है। और भैया आप भी मेरी मदद कर दो। मेरी मदद आपको ये करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, और वीडियो को लाइक कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दियो तो सब्सक्राइब करो, तो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और हाँ, अंतिम समय में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर आ गया है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इस पर मैंने वीडियो बना कर डाल दी है और मैं लिंक भी डाल दूंगा इसमें, ठीक है। चलिए देख लेना जरूर से, बेनिफिशियल है। 46 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब, यानी हमसे मॉडल वर्ब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भैया, देखो यहाँ पर दिया मॉडल वर्ब ought to, ये ought to है जो है, ये मॉडल वर्ब है। तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पॉइंट पर प्रहार करो, ठीक है। 47 में क्या कहा है, पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट, यानी वह वाक्य चुने जिसमें के प्रदर्शनात्मक विशेषण है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रदर्शन करना, और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 47 की यदि हम बात करें, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ्टन आस्क्ड इन, ठीक है, एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी इसका हिंदी अर्थ की हम बात करें, इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो इसमें कहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन, यानी गलत समूहवाचक संज्ञा की पहचान करो। यानी इनमें से एक समूहवाचक संज्ञा नहीं दी है, उसी का हमें पहचान करनी है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 की यदि हम बात करें, तो शिप्स ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, जो भेड़ होती है ना, हाँ, तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर। भाई हम बात करें 49 की, तो 49 में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए
होमोफेनिक पेयर, ठीक है। यानी समस्वर युग्म कौन सा नहीं है, ये हमें बताना। नोट दिया ना, नहीं है, समस्वर युग्म कौन सा नहीं है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 49 में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ना ये आपका डम, ठीक है। सॉरी, ये है ये किट, ये है किट यानी काइट किट, ये समस्वर नहीं है क्योंकि ये काइट है और ये किट है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। अभी जब मैं इस पर निशान लगा रहा था ऑप्शन नंबर बी पर तो इस वाले पर लग गया था, ठीक है ना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। इसमें क्या कहा है, इसमें कह रखा है कि चूज द अपोजिट वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए फूलिश, फूलिश की यदि हम बात करें तो फूलिश में होता है मूर्ख, तो इसका अपोजिट बताना हमें। तो अपोजिट कौन होगा इसका, मूर्ख का विलोम क्या होता है, समझदार यानी सेंसेबल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये नहीं है, ये गलत लग गया है, ये सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। अब आपका जो है जीके का सेशन शुरू होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीके की। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि इस प्रकार है, तो 51 और 52 दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे क्या होगा, ठीक है। पहले मैं 51 बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रखा है। 51 में कहा है कि गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑपरेशन परिवर्तन शुरू करने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की यदि हम बात करें तो देखो ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। इसमें ये बताना दी गई यातायात प्रतीक का मतलब क्या है। मतलब ये जब हम सड़क पर चलते हैं तो ऐसा निशान हमें किसी खंबे पर या बोर्ड पर बना हुआ मिलता है, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताना, हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 में खुद करा देता हूँ। 53 में हमसे पूछा कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो। देखिए माउंट किलिमंजारो जो है ये एक पर्वत चोटी है जो कि अफ्रीका में है, लेकिन अफ्रीका के कौन से देश में ये हमें बताना है। तो जो तंजानिया है ना वहां पर है माउंट किलिमंजारो, ठीक है ना, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रखा है कि मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है। देखिए मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित करना है तो उसके लिए करना होगा लोक व्यय के कर में कमी, ठीक है ना, लोक व्यय में कमी करनी होगी, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो 55 में कहा है कि भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित है, किसमें निहित है, संसद में, ठीक है। जो भारतीय संघ है उसकी जो विधायी शक्तियां हैं वो आपकी संसद में निहित है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में कहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की यदि हम बात करें तो 31 मई को यह हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की। तो इसमें कह रखा भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा विश्व शिल्प परिषद ने जून 2024 में प्रदान किया है। यह हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 57 में। तो भैया वो है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 में कहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वही हम बात करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें कहा है कि शाकंभरी मेला। देखिए सैसे शाकंभरी और सैसे सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की। इसमें कहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था। तो अरुणाचल प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 60 का भी आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की। तो इसमें कहा है कि लोकसभा सामान्य लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में सबसे कम मतों से विजयी होने वाले उम्मीदवार कौन थे।
तो क्वेश्चन नंबर 61 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्र दत्ता रंगवाईकर, जो शिवसेना से है, मुंबई और उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। इसमें कहा है कि मई 2024 के अंत में देश में कुल कितने लघु वित्तीय बैंक कार्यरत थे? तो ये 11 वित्तीय बैंक कार्यरत थे। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो इसमें कहा है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से है? तो कृष्णा और गोदावरी नदियों का एकीकरण से पट्टी सीमा परियोजना का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो इसमें क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे पूछा है कि नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो लखनऊ घराने का दूसरे नाम की यदि मैं बात करूं तो पूरब घराना है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की? तो सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की शुरुआत करने वाले बैंक की यदि हम बात करें तो वह है आपका ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, इसमें कहा है दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिफ्यूजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है कि पानी के पीने में फ्लोराइड की कमी, यानी पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? मतलब पीने का जो पानी है उसमें फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? क्वेश्चन नंबर 67 में ये पूछा है, तो ये हो जाएगा 0.7 ppm। वहीं हमसे कहा कि महामारी विज्ञान श्रेय के घटक क्या क्या हैं? जो महामारी विज्ञान है उसके श्रेय के घटक की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा पोषक, कारक और पर्यावरण। ठीक है ना, इसी से महामारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे पूछा है कि दी गई लोक नृत्य की पहचान कीजिए। अब देखो यहाँ पर एक चित्र दिया है, ये दो व्यक्ति है, मतलब एक महिला है और ये पुरुष है, या दोनों महिलाएं हैं, ये आपस में नृत्य कर रहे हैं। तो ये कौन सा नृत्य कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो ये कर रहे हैं डांडिया, और वैसे भी आप देख पा रहे होंगे इनके हाथों में डांडिया है, यानी डंडी कह दो, छोटी छोटी, डंडा या डंडी, डांडिया डंडा है, तो ये डांडिया नृत्य हो गया। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, तो 70 में हमसे कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके भाग के रूप में उल्लेखित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, तो 71 में हमसे क्या पूछा है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए बाबर, और ये हो जाएगा बाबरनामा। तो 71 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, तो 72 में कहा है कि दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो ये जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक राज्य में हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, इसमें कहा है कि जून 2024 में गठित नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? मतलब हमें ये बताना है कि वाणिज्य मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, या वाणिज्य मंत्री कौन है, ये हमें बताना है। तो पीयूष गोयल जो है ये वाणिज्य मंत्री हैं, जो कि पहले कभी रेल मंत्री हुआ करते थे। एक पुस्तक दी है जिसका नाम है द ग्रेट डिवाइड, पुस्तक इसके लेखक बताना। तो द ग्रेट डिवाइड पुस्तक के लेखक की यदि हम बात करें तो क्रिस्टीना हेनरिक्जे। ठीक है ना, क्रिस्टीना हेनरिक्जे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़
आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आपको वीडियो सर्च करनी ना पड़े। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक वीडियो बनाया है कि अब अंतिम समय में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है, हाई कोर्ट के लिए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अलग से बनाइए जीके की, अंग्रेजी की और गणित की, और एक मिक्स बनाइए तीनों को लेकर के ना, इसको देखिएगा ज़रूर। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, तो जीके का अंतिम क्वेश्चन है और आज की वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या कि T20 विश्व कप 2024 का उपविजेता कौन है। ठीक है, तो जो T20 विश्व कप हुआ था 2024 में, कौन सी टीम हारी थी फाइनल में, ये बताना हमें। यानी विजेता तो वो हो गई जो फाइनल में जीती और उपविजेता वो हो गई जो हारी। ठीक है, तो उपविजेता हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 75 में। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। ठीक है, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूँ आपसे विदा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद।